साल 1996 देश में 11वीं लोकसभा के चुनाव हुए। उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एनडीए का नेतृत्व कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे दलों को, क्षेत्रीय दलों को मिला करके एनडीए बनाया था। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार बनती है। पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। 16 दिन ये सरकार चलती है, जिसके बाद ये सरकार गिर जाती है। सरकार इस्तीफा देने से पहले अटल बिहारी वाजपेयी संसद में अपना एक भाषण देते हैं। जब वो ये कहते हैं कि अब हम विपक्ष में बैठेंगे, उसके पहले भारतीय जनता पार्टी के बारे में बोलते हुए अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का जो वो जीत थी वो भाजपा के 40 सालों की साधना थी। ये कोई आकस्मिक जीत नहीं थी, कोई आकस्मिक अचानक से मिला हुआ जनादेश नहीं था। इसके पीछे मेहनत की गई है, लोगों के बीच में गए हैं, तब जाकर के ये जनादेश मिला है। भाजपा ने इसके लिए संघर्ष किया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी ने आगे बोलते हुए कहा कि भाजपा ऐसी पार्टी नहीं है जो समय समय पर काम करे, बल्कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो 365 दिन चलती है। ये कोई चुनाव में कुकुरमुत्ते की तरह से उभर करके खड़ी होने वाली पार्टी नहीं है। इसके अलावा उन्होंने उस समय अपने उस भावुक भाषण में बोला था कि भाजपा में दलितों की संख्या सबसे ज़्यादा है। ऐसा क्यों हुआ था? उन्होंने उस समय जो कुल 80 सांसद थे, सदन में जो 80 पहुंचे थे उसमें 77 संख्या थी और उसमें से अकेले 29 भाजपा के थे। वहीं एसटी की बात की जाए तो 41 जो सांसद एसटी से आते थे उसमें 11 सांसद भारतीय जनता पार्टी के थे। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़े हुए हमारी जो ये सीरीज़ है राजनीति, उसमें आप सबका स्वागत। आज के अंक में बात इसी दलित और जो जातीय वोटर्स हैं उनको जोड़ने की, साथ ही साथ बात होगी भारतीय जनता पार्टी की। कैसे भारतीय जनता पार्टी की जो अटल बिहारी वाजपेयी ने उस समय बात कही थी कि 365 दिन काम करने वाली पार्टी है, वो अभी भी अब शायद वर्तमान समय में ज़्यादा सार्थक रूप में दिखाई देने लगा है। कहा जाए तो ये कहा जा सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए आज की तारीख में कि घड़ी की सुई और भारतीय जनता पार्टी के चुनावी कार्यक्रम, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो लगातार चलती हैं। बहरहाल हम आज इस अंक में भारतीय जनता पार्टी के बात करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के वोटरों को जोड़ने की बात करेंगे और बात हम करेंगे उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार तक की। आज का हमारा जो अंक है वो इसी चीज़ पर आधारित है। अभी राजनीति में एक बहुत बड़ी चीज़ हो चुकी है कि जो ऐतिहासिक शख्सियतें हैं उनके नामों का इस्तेमाल होने लगा है, और पहले भी होता था लेकिन अब शायद ये कुछ ज़्यादा होने लगा है। जो ऐतिहासिक नाम है उनको जातियों से जोड़ना, यहाँ तक कि अब तो भगवान राम और हनुमान जैसे जिनको भगवान माना जाता है, भगवान कहा जाता है, उनको भी जाति के साथ जोड़ा जाने लगा है। वर्तमान समय की राजनीति में ये होता है, पहले ऐसा शायद ही होता रहा हो, अपनी जानकारी में फिलहाल नहीं है ऐसा। जो ये ऐतिहासिक शख्सियतों को जोड़ने की बात है वो केवल इसलिए होता है कि जाति विशेष के जो लोग हैं उनको अपने साथ जोड़ा जा सके, अधिकतम उनके जो वोट हैं उनको हासिल किए जा सके। बिहार में बीते दिनों भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्मदिन मनवाया। उसके पीछे का उद्देश्य माना गया कि वो बड़ी संख्या में जो भूमिहार वोटर्स हैं, जो हालांकि वैसे तो बिहार में भूमिहार वोटर्स ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी के समर्थक माने जाते हैं, पर फिर भी उनको अपने साथ जोड़े रखने और जो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है उनको भी वहाँ जोड़ने के लिए राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्मदिन मनाने का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने रखा था। बीते 8 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में सम्राट अशोक का जन्मदिन मनाया, उनकी जयंती मनाई। उसके पीछे जो कारण है वो बेहद बड़े स्वरूप में सम्राट अशोक की जयंती को देखा जा रहा है। पटना के बापू भवन, बापू सभागार जो है, बापू सभागार में भाजपा ने एक कार्यक्रम कराया। उस कार्यक्रम में केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव सम्मिलित हुए थे। भूपेंद्र यादव चूँकि बिहार के भाजपा के प्रभारी भी हैं, तो इसलिए वो उस कार्यक्रम में आए थे। दूसरा,
यादव वोटर्स बिहार में सबसे ज़्यादा हैं, यादवों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए भी भूपेंद्र यादव को वहाँ प्रभारी बनाया गया था और भूपेंद्र यादव उस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे। इसके अलावा एक नाम ऐसा था जो चर्चा में आया, केशव प्रसाद मौर्य, जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं दूसरी बार। हालांकि वो अपना खुद का विधानसभा चुनाव हार गए थे, पर बिहार में उनको बड़े चेहरे के रूप में सामने लाया गया था। उसका कारण था उनका मौर्य होना, पिछड़ी जाति से संबंधित होना, और चूंकि पिछड़ों की संख्या भी वहाँ ज़्यादा है। अभी हम बताते हैं आपको इसके जो वहाँ के जातिगत आंकड़े हैं, इसके बारे में भी हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। तो केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश से बिहार तक की यात्रा फिलहाल कराई जा रही है। इसके ठीक अगले दिन जो भारतीय जनता पार्टी के ने जिसके साथ मिलकर बिहार में सरकार बनाई है, जेडीयू, उसने भी एक कार्यक्रम रखा। अशोक जयंती के इस कार्यक्रम के अवसर पर भाजपा के नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके सुशील कुमार मोदी, उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने वहां कहा कि अगले साल ये कार्यक्रम जो है वो पटना के गांधी मैदान में होना चाहिए, जहां पर कुशवाहा समाज से 1 लाख से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने आगे कहा कि जहां भगवान राम रहेंगे वहीं पर लव कुश भी रहेंगे। लव कुश भगवान राम से अलग नहीं जा सकते। लव कुश पर, भगवान राम के बेटे लव कुश पर मत जाइएगा। दरअसल बिहार में लव कुश जो है वो कुर्मी और कोयरी जातियों के लिए बोलचाल की भाषा में शब्द इस्तेमाल किया जाता है। कुर्मी और कोयरी, ये जो 2 जातियां हैं, उनके लिए लव कुश शब्द का इस्तेमाल बिहार में होता है, और सुशील मोदी ने इन्हीं को लव कुश कहा था। जो अब कुर्मी और कोयरी को जो रिझाने की बात हो रही है, उनको अपने साथ जोड़ने की बात हो रही है, भाजपा इस प्रयास में लग गई है। उसके जो पीछे का मकसद बताया जा रहा है, वो सबसे बड़ा कारण है कि ये माना जा रहा है कि जेडीयू जो है, जो अभी वर्तमान समय में नीतीश कुमार वहाँ पर 15 सालों से ज़्यादा से मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लगातार वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं, और उनकी जो एक लोकप्रियता है, और साथ ही साथ वो पूर्ण रूप से वहाँ की राजनीति में स्थायित्व पा चुके हैं। उसके पीछे का बड़ा कारण माना जा रहा है कि जेडीयू नीतीश कुमार तक ही सीमित है। इसलिए ठीक वैसे ही इसका उदाहरण लिया जा सकता है जैसे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी और मायावती की स्थिति है कि बसपा भी मायावती तक ही सीमित है, और वैसे ही जेडीयू भी नीतीश कुमार तक सीमित है। ये माना जा रहा है कि समय के साथ अब आने वाले समय में जेडीयू में बिखराव होना तय है, और अगर बिखराव होता है तो जो जेडीयू के वोटर्स हैं वो भी बटेंगे, और जब ये वोटर बटेंगे तो इनको बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ा जा सके। ये इन सारे कार्यक्रमों के पीछे का मकसद है। दरअसल जेडीयू की जो बात है, नीतीश कुमार की बात है, तो एक तरफ अभी आपको याद होगा कि बीते कुछ दिनों में पहले ही ये चर्चा शुरू हुई थी, जब नीतीश कुमार अपने पुराने संसदीय क्षेत्र बाढ़ चले गए थे, तो उसके बाद ये चर्चा होने लगी थी कि नीतीश कुमार को केंद्र में ले जाया जा सकता है, राज्यसभा भेजा जा सकता है, भाजपा बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। इस तरीके की तमाम चर्चाएँ अभी भी पब्लिक डोमेन में हैं, और वो चल रही हैं, ख़त्म नहीं हुई हैं, चल रही हैं। अब नीतीश कुमार की बात कर ली जाए। नीतीश कुमार साल 1994 में एक कुर्मी चेतना रैली हुई थी पटना में। उस चेतना रैली के बाद ही नीतीश कुमार बड़े नेता के तौर पर उभर करके सामने आए थे, जिसके 1 दशक के बाद ये बिहार में पूर्ण रूप से सत्ता में आए। पूर्ण बहुमत के साथ इन्होंने बिहार में अपनी सरकार बनाई। दरअसल लालू यादव और नीतीश कुमार का जो राजनीतिक कैरियर है वो एक साथ शुरू हुआ। छात्र राजनीति से दोनों निकल करके आए थे और एक साथ राजनीति करते थे, और 12 फरवरी 1994 को जो कुर्मी चेतना रैली हुई, उसी ने नीतीश कुमार के लिए बिहार में रास्ते खोले थे। पर अब इस घटना की बात फिर किसी और अंक में होगी। आज अगर की जाएगी तो ये बहुत लंबा हो जाएगा और विषय भी दूसरी ओर चला जाएगा। हम लोग लौटते हैं अपने इसके बात पे। अब इनके साथ नीतीश कुमार के साथ उपेंद्र कुशवाहा भी रहे, जो कुशवाहा का समीकरण भी जोड़ा जाता है, तो कुशवाहा भी रहे। फिर बाद में नीतीश कुमार से अलग हुए, उन्होंने आरएलएसपी अपनी पार्टी बनाई। नीतीश कुमार और जो कुशवाहा का साथ था वो भी इस बिहार की राजनीति के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। उस पर भी एक अलग अंक बनाया जा सकता है, उस किस्से के लिए भी अलग अंक की ज़रूरत पड़ेगी, पूरा समय चाहिए होगा। अब हम जरा एक बार बिहार की राजनीति के जातिगत आपको आंकड़े बता दें, और तब हम फिर इस पर आगे की बाकी बात करेंगे। जो बिहार में वोटरों के हिसाब से देखा जाए, जो जातिगत आंकड़े हैं वहाँ पे अगड़ी जातियाँ जो हैं वो लगभग 20% वहाँ की 20% है। उसमें भी सबसे ज़्यादा राजपूत है। राजपूत के बाद फिर ब्राह्मण और भूमिहारों का नंबर वहाँ पर आता है। यादव
जाति जो है वहाँ पे वो करीब 14 से 15% मानी जाती है। कोयरी 8% हैं, कुर्मी 4% हैं, मुसलमान 16%, 15 से 16% माने जाते हैं, मुसहर 5% है। बिहार की जो बड़ी आबादी है, बिहार की आधी जनसंख्या ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग से संबंध रखती है। जो जनजाति की आबादी है वो लगभग 15.78% के आसपास होती है। वहीं जो दलितों की संख्या है, जो दलित आबादी बिहार में कुल जो दलित आबादी है वो भी लगभग 15% है। ये बिहार का जातिगत आंकड़ा हो गया। अब आपको इन जातिगत आंकड़ों से समझ में आ गया होगा कि आखिर क्यों कुर्मी और कोयरी को टारगेट किया जा रहा है। कुर्मी और कोयरी को टारगेट इसलिए किया जा रहा है कि मुस्लिम और यादव जो वोटर्स हैं वो लगभग 30 से 31%, 32% के आसपास उनकी संख्या आती है। और वो जो वोटर्स हैं वो लालू प्रसाद यादव के साथ जुड़ा हुआ माना जाता है। वो जो वोटर है वो राजद का वोटर माना जाता है। अब भूपेंद्र यादव के सहारे भाजपा यादव वोटरों में सेंधमारी करने के लिए लगी हुई है। वहीं दूसरी ओर जो ये 12% वोटर्स हैं कुर्मी और कोयरी, इनको पिछड़ी जातियों के बड़े नेताओं के सहारे साधने की कोशिश की जा रही है। इतना ही नहीं, जो अगड़ी जाति में 20% जो अगड़ी जातियां हैं उसमें जो सबसे बड़ी आबादी है वो राजपूतों की है, उनको भी अलग से साधने के लिए भाजपा प्रयास में लगी हुई है। अब भाजपा दो बड़े शख्सियतों का जन्मदिवस मना चुकी है। दो बड़े शख्सियतों के सहारे वो जातियों को जोड़ने की कोशिश कर चुकी है। अब वो आने वाली 23 अप्रैल को भाजपा वीर कुंवर सिंह की जयंती मनाने का उसने कार्यक्रम फिक्स किया हुआ है। वीर कुंवर सिंह के बहाने अब वो बिहार को साधने में लगे हुए हैं। वीर कुंवर सिंह के बारे में आप सब जानते हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, 80 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों से लोहा लेने वाला ये योद्धा रहे हैं और इनकी बिहार में खूब ठीक से इनको सम्मान मिलता है और इसके बहाने भाजपा एक बार फिर से उनको साधने में लगी हुई है। हालांकि जब हम बिहार के नेताओं से संपर्क करते हैं तो उनका सीधे कभी भी कोई भी किसी भी दल के नेता से आप बात करिए तो ये नहीं कहता है कि जो शख्सियतें हैं हम उनकी जयंती को राजनीतिक रूप से मनाते हैं या हम वोटों के दृष्टिकोण से ही देखते हैं, और वो उनके हिसाब से ये कि हम इन शख्सियतों को सम्मान देने के लिए ये सारे आयोजन करते रहते हैं। इतना ही नहीं, सम्राट अशोक की जयंती को लेकर के भाजपा अलग दावा करती है कि सबसे पहले उसने शुरू किया था। जेडीयू अलग दावा करती है कि सबसे पहले उसने उनकी जयंती मनानी शुरू की थी। उसके पीछे हवाला देती है कि 2014 में उनको नीतीश कुमार को जब वो मुख्यमंत्री थे तो उत्तर प्रदेश बुलाया गया था सम्राट अशोक की जयंती मनाने के लिए। फिर यहाँ से जब हो गए तो 2015 में उन्होंने पहली बार सम्राट अशोक की जयंती को लेकर के बिहार में अवकाश घोषित किया था। बहरहाल कुल मिलाकर के अब ये जो जातिगत समीकरण है, जो बड़ी शख्सियतें हैं, उनके हवाले से उनको अपना माध्यम बना करके भारतीय जनता पार्टी अब बिहार में बड़े राजनीतिक स्तर पे चुनाव लड़ने, चुनाव जीतने और सरकार बनाने के अपना मकसद जो है उसको साकार करने में लगी हुई है। कुल मिलाकर ये है कि बिहार की जो राजनीति है उसमें भारतीय जनता पार्टी अब रामधारी सिंह दिनकर, सम्राट अशोक और कुंवर वीर सिंह जैसे बड़े शख्सियतों, बड़े चेहरों को लेकर के और बिहार फतेह करने की तैयारी में लगी हुई है। आज के अंक में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद।